Welcome back to our YouTube channel or our channel समृद्धि क्लासेस। आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। मैं अमित कुमार आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और हम लोग जो डेली करंट अफेयर सीरीज में देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं विथ एमसीक्यू और फैक्ट्स के साथ, तो उसमें कुछ नया ऐड करते हुए हम लोगों ने सोचा इनिशिएटिव देते हुए कि एग्जाम में हम लोग को केवल करंट अफेयर से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं होगी। तो उसके प्रिपरेशन करने के लिए क्या चाहिए, तो उसके लिए स्टैटिक पोर्शन भी चाहिए। स्टैटिक पोर्शन के लिए हमको सारे पोर्शन जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आर्ट साइंस, आर्ट एंड कल्चर, ये सारे टॉपिक जो हैं ये मजबूत होने चाहिए। तो इसके देखते हुए ये इनिशिएटिव दिया गया है कि जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं स्टैटिक है उसको पढ़ाए जाएंगे। तो उसमें हम लोग ऐड करते हैं पॉलिटी को। और इससे पहले आप लोग को एक रिक्वेस्ट है कि यदि कोई व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ना चाहता है तो जुड़ सकता है, जिसका नंबर है 7545854688 और यही नंबर जो है टेलीग्राम का भी है। इस पर आप लोग ऐड हो सकते हैं। इस पर डेली एमसीक्यू दिए जाते हैं विद करंट अफेयर के साथ। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगेगा और देख लेते हैं पूरा, उसके बाद में आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसके बाद में लाइक शेयर भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो इसमें हम लोग पॉलिटी का जो टॉपिक होने वाला है उसमें हम लोग पढ़ने वाला है क्या चीज, भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं, जो हम लोग का फर्स्ट लेक्चर है। इसमें थोड़ा सा टॉप भी देख लेते हैं, ऊपरी ऊपरी चीजें जो हमको पूरी पॉलिटी में पढ़नी होती है। तो उसमें अगर बात करें तो ये हमारा संविधान जो है लिखा हुआ, ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान लिखित संविधान है, जिसमें लगभग 25 भाग, 12 अनुसूचियां और मोर देन 400 जो है अनुच्छेद है। 400 से ज्यादा जो है अनुच्छेद है। इसकी बात करें तो ये 400 जो अनुच्छेद है ये अमेंडमेंट के बाद आया है, संविधान संशोधन जो होते हैं संशोधन के बाद, उसके बाद आया है। इसके अलावा बात करें तो विभिन्न देशों से जो संविधान में ग्रहित किया गया है विशेषताएं, उसकी व्याख्या होगी। उसके अलावा बात करें तो संविधान संशोधन किस तरह से होता है, तो बहुत सारे देश में जो है संविधान संशोधन जो है वो काफी इजी है और किसी भी कंट्री में है काफी हार्ड है। जैसे हार्ड की बात करें तो यूएसए में काफी कठिन है। इसके अलावा इंडिया में बात करें तो दोनों का मिक्सचर है, यानी सरल और कठिन दोनों है, मिलता जुलता संविधान संशोधन की प्रक्रिया। इसको हम लोग डिटेल में जब भी टॉपिक पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि संविधान संशोधन के लिए किन उपायों का अपनाया गया है संविधान निर्माता के द्वारा, और क्यों अपनाया गया इन सब चीजों को। किसी भी अमेंडमेंट को जो संविधान संशोधन है उसको सरल क्यों बनाया गया, किसी को कठिन क्यों बनाया गया, उसके पीछे भी लॉजिक है। इसके अलावा बात करें तो संघीय प्रणाली के साथ जो केंद्र की सर्वोच्चता है ये भी देखने को मिलती है हमारे देश में। हमारा संविधान जो है संघीय प्रणाली होने के साथ साथ, जैसे मान लीजिए स्टेट्स है, उसका जो है अपना एक पावर है, वो अपने राज्य में और अपने क्षेत्र में वो जो है प्रशासनिक और आर्थिक क्रियाएं चालू कर सकता है। किसी भी तरीके का जिससे उसे विकास होने की संभावना हो वो अपना सकता है। लेकिन यदि केंद्र को लगेगा कि किसी भी तरीके का जो इंटीग्रिटी या कंट्री के खिलाफ या उसके प्रोग्रेस में बाधा हो रहा है, तो उसमें केंद्र की सर्वोच्चता आ जाती है, वहां पर केंद्र अपने हाथ में ले लेता है। जैसे आर्टिकल 356 में पढ़ते हैं, 365 जो है ये 352 ये जो है हमारे आपातकालीन प्रावधान है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमारे संविधान में जो राज्यों से ऊपर केंद्र को रखता है। इसके अलावा बात करें तो संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता की बात करता है हमारा संविधान। यानी संसदीय संप्रभुता यानी जितने भी है, कोई भी व्यक्ति संविधान संसद से ऊपर नहीं हो सकता है। यानी संसद द्वारा पास किए गए जितने भी नियम कानून हैं वो सभी के लिए बाध होते हैं। ये इंटरेस्टिंग बात है कि कुछ दिन पहले जो 2 कानून पास हुआ था उसको ओवैसी ने, जो आईएम का जो प्रेसिडेंट है और लोकसभा मेंबर है, उन्होंने बोला था कि इस संविधान को हम लोग नहीं मानेंगे। तो वो बात जो हुई थी वो सीएए के लेकर, और बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें ये जितने भी लीडर्स हैं ये संविधान सदन में ये ऐसे बोल दिए जाते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो ऐसा कर नहीं पाएंगे, फिर भी ऐसा बोलते हैं क्योंकि उनको एक पॉलिटिकल माइलेज देनी होती है। पहले तो हम लोग पॉलिटिक्स में ना पढ़ के हम लोग का जो टॉपिक है उस पर ही ज्यादा ध्यान देंगे। इसके अलावा बात करें एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका, हमारे देश में एकीकृत है यानी यूनिफाइड जो जुडिशियरी सिस्टम है वो है, और इंडिपेंडेंट भी है, किसी भी तरीके से
एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं विधायिका जो है, विधायिका से ही हमारा क्या निकलता है, कार्यपालिका, और कार्यपालिका हमारा, ये दोनों एक दूसरे से मिश्रित है। जैसे मान लीजिए विधायिका है, इससे हमारा कार्यपालिका निकलता है। ठीक, इस तरह से हम बात करें तो जुडिशियरी जो है पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है इन सब चीजों से। इसका एक अपना हायरार्की है, जैसे सुप्रीम कोर्ट आती है टॉप पर, उसके नीचे आती है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी अधीनस्थ कोर्ट। तो इसका बात करें तो ये जो है न्यायपालिका का जो ये चीजें बनाई गई है, क्यों बनाई गई है, इसमें इसलिए बनाया गया कि संविधान निर्माताओं ने ये तय किया था कि नियम कानून जो है सरकार के द्वारा जल्दीबाजी में ही बनाए जा सकते हैं, और नीचे से लेकर ऊपर तक अगर कोई नियम बनेंगे, कानून बनेंगे तो किसी देश के लिए ज्यादा मजबूत होते हैं। जैसे मान लीजिए यूएसए है, तो उसमें जो है जितने भी स्टेट हैं, 50 स्टेट्स हैं, तो उनके सारे के अपने रूल एंड रेगुलेशन हैं। इसके अलावा जो यूएसए का टोटल बात करें कंबाइंड, तो इसका एक अपना रूल है, यानी जो 50 स्टेट्स हैं इसमें सबके अपने हाई कोर्ट्स हैं। ये यूएसए का जो टॉप कोर्ट है, ऐसा कुछ नाम का नहीं है, सुप्रीम कोर्ट है एक बस। इसके अलावा अगर बात करें तो इस तरह के न्यायपालिका या बनाने का पीछे का मकसद है संविधान निर्माताओं का कि किसी भी तरीके का जो इंटरप्रिटेशन है संविधान में लिखित बातों का, वो अच्छे से इंटरप्रेट हो पाए। इसके अलावा जो है जुडिशियरी का जो है मोटिव है कि सभी को नैसर्गिक न्याय दिया जाए। जैसे हमारे देश में जो था इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल पावर जो था अंग्रेजों के बाद और अंग्रेजों से पहले और अंग्रेजों के साथ भी ये काफी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी, तो उनको न्याय दिलाने के लिए ही इस तरह की व्यवस्था किया गया ताकि इसमें एजुकेटिव और लेजिस्लेटिव जो है किसी भी तरीके से हस्तक्षेप न कर पाए। कहने का मतलब है कि लेजिस्लेटिव में चुने हुए व्यक्ति एजुकेटिव में जाते हैं और इनके द्वारा कार्यपालिका का काम किया जाता है, ये नियम बनाते हैं लेजिस्लेटिव विधायिका का। ये कोई अगर वनरेबल ग्रुप है, संवेदनशील ग्रुप है, उसके अगर कोई नई व्यक्ति पहुंच पाता है संसद में या विधायिका में, तो उनके लिए उसके खिलाफ नियम कानून बन सकता है। इसके देख रेख के लिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और इस तरह के कोर्ट है, इनके भी उस तरह के मान मिले, समान मिले। नेक्स्ट है, अगर बात करें संसदीय सरकार की व्यवस्था की गई है, हमारे देश में संसद के थ्रू जो सरकार चलती है इसकी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा बात करें मौलिक अधिकारों की बात की गई है, यानी सभी व्यक्तियों के जो है अपने एक फंडामेंटल राइट होने चाहिए, उसके जिंदा रहने और उसको स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए सभी को एक अधिकार होना चाहिए। अधिकार ऐसा होना चाहिए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति कुछ काम करना चाहता है, कुछ जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो हमारे ये अधिकार है कि हम इस तरह के संस्थान को खोल सकते हैं। इसके अलावा जो है जो पढ़ना चाहता है, लिखना चाहता है। इसके अलावा बात करें अधिकारों में, फंडामेंटल राइट्स में, जैसे हमको सांस लेने का अधिकार होना चाहिए, या ब्रीदिंग का, खाने पीने का अधिकार, ये कोई इसमें ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता है। खाने पीने की बातों से बात आती है तो कभी अब काफी डिस्प्यूट चलता है कि कोई व्यक्ति बोलता है कि हम मीट खाएंगे, कोई बोलता है नहीं खाएंगे, किसी के द्वारा बोला जाता है कि ये चीज का हमारे लिए प्रोहिबिटेड है मांस, और कोई बोलता है कि मेरे लिए ये प्रोहिबिटेड है। तो इस तरह की चीजें जो है इसमें नहीं आनी चाहिए। ये व्यक्ति की जो पर्सनल चॉइस होती है उस पर निर्भर करता है। मौलिक अधिकारों में बहुत सारे अधिकार जो हमको है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक मेंशन किया गया है, इसको हम लोग देखेंगे। इसके अलावा बात करें डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्यों की नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है। इसमें जो है जो फंडामेंटल राइट्स में हमारे राइट्स नहीं आ पाते हैं, या सरकार के पास बोले तो आर्थिक परिस्थितियां जो है, राजनीतिक परिस्थितियां हैं जिसके कारण वो इन तत्वों को नहीं जोड़ पाती है, तो ऐसा संविधान निर्माताओं द्वारा बताया गया है कि जो डीपीएसपी के थ्रू जो है उनको वो अप्लाई करने की कोशिश की जाएगी, यानी सोशली, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकली विल पावर को किसी भी स्टेट के या किसी भी व्यक्ति को इम्प्रूव करने के लिए ये निर्देशक तत्वों को संविधान में डाला गया है कि इसके थ्रू जितने भी स्टेट है अभी कोई भी नियम कानून बनाते हैं तो इन सारे तत्वों को इनको ध्यान में रख कर बनाना होगा, न कि अपने मर्जी से किसी भी तरीके के। ये ज्यादा बेटर स्टेट वो होते हैं जो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए नियम कानून को बनाते हैं। इसकी जो चर्चा है हमारे संविधान में आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में पूरी तरह से डिटेल्स में किया गया है। हम लोग जब इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अलावा बात करें तो मौलिक कर्तव्यों की बात की है। मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो 35 51A में मेंशन है, और यह है पार्ट 4A संविधान का, यानी भाग 4A के तहत इसको मेंशन किया गया है मौलिक कर्तव्यों को। तो ये जो मौलिक कर्तव्य है फेडरेशन ये लिया गया है यूएसएसआर से,
यानी ये बातें कब आती है कि मौलिक कर्तव्य क्यों चाहिए? तो पहले था कि लोगों को केवल मौलिक अधिकार दिए हुए थे, तो वो मौलिक अधिकारों का जो है अपना इस्तेमाल कर रहे थे, उनको अपने कर्तव्यों की जानकारी नहीं होती थी। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी है, अब गांव में या शहरों में देखते हैं कि बहुत सारे कूड़ेदान जो है घर के बाहर पड़े रहते हैं, तो ये लोगों की होनी चाहिए कि इन सब चीजों को वो ध्यान में रखें और जो इन्वायरमेंट है उसको पोल्यूट ना करें, क्योंकि ये इन्वायरमेंट जो है सबके लिए बराबर काम करती है, ना कि एक पर। तो इसका जो रिजल्टेंट है वो सबको देखने को मिलता है। और मौलिक कर्तव्य इन्हीं चीजों के ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं कि सभी को ये करना है। अब इसमें डिटेल में पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे मौलिक कर्तव्य क्यों आए थे, इसके पीछे का क्या कारण था, तो ये जो हम लोग जान लिए कि मौलिक कर्तव्य क्यों जरूरी रहा है और कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं हमारे लिए। जैसे कि मान लीजिए राष्ट्रगान होता है, तो उसमें खड़ा होना, राष्ट्रगान के समान में खड़ा होना हमको जरूरी होता है। इस तरह के मौलिक अधिकारों कर्तव्यों में दिया गया कि ये हमारा कर्तव्य है। जैसे वोटिंग राइट, ये हमको वोट करने का कर्तव्य है, लेकिन ये हमारा अधिकार नहीं है। इस तरह की चीजें दी हुई हैं मौलिक कर्तव्यों के अंदर। इसके अलावा बात करें तो पंथ निरपेक्ष जो हमारा राज्य है, यानी सेकुलर स्टेट है, इसका भी मेंशन किया गया है। यानी ये जो है आया था 42nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में इंदिरा गांधी के द्वारा इन बिटवीन द इमरजेंसी पीरियड लाया गया था। ये ऐसा लाया गया था कि जैसे कि संविधान में, जैसे हमारे देश में बहुत सारे जाति धर्म और वंश है, निर्जातीय समूह है, उनके बीचों में जो है हमारा देश जो है अनेकता में एकता के तौर पर जाना जाता है। तो इस चीजों को डालकर ये अमेंडमेंट के द्वारा 42वें, इससे ये पता चलता है कि जो हमारा स्टेट ऐसा था कि पहले भी हमारा स्टेट यानी देश, ये हमारा देश पहले भी था, इसकी इन चीजों को डालने से पहले भी हमारा देश सेकुलर ही था। सेकुलर ये तो मान लीजिए ये ब्रिटिश और अंग्रेजों के दिए हुए वर्ड है, ये इसको धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं। धर्मनिरपेक्ष जो होता है ये मूलतः राज्य को धर्म से विहीन करता है, यानी कोई भी देश है वो इन चीजों को, धर्म को अप्लाई नहीं करेगा। यानी इस राज्य का जो अपना धर्म है वो किसी तरह का धर्म नहीं है। यार मान लीजिए इंडिया है जो 80% लगभग पॉपुलेशन जो हिंदू मान्यता को मानने वाले हैं या हिंदुइज्म को प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो धर्मनिरपेक्षता ये बताता है कि भारत देश का जो है अपना धर्म कोई हिंदू या इस्लाम या ईसाई ये नहीं होंगे, ये इंडिपेंडेंट होगा इन सब चीजों से। इन्हीं को देखते हुए वो नियम कानून बनाएगा जो सब पे बराबर तरीके से अप्लाई होगा। नेक्स्ट है सार्वभौमिक मतदान का अधिकार। अब ये बहुत काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि सार्वभौमिक मतदान का अधिकार ये हमारे देश में क्यों दिया गया। जब हमारा देश आजाद हुआ था, उसके अलावा बात करें ब्रिटेन में, तो ये ब्रिटेन में 1918 में या 1920 के दशक में इसको दिया गया था। किसको? महिलाओं को ये राइट दिया गया था वोटिंग का, उससे पहले वहां पर भी नहीं था। तो ये जो सार्वभौमिक मतदान का अधिकार है भारत में, जैसे ही इंडिपेंडेंट हुआ देश, उसी समय सभी व्यक्तियों को जो 18 वर्ष ऊपर थे उनको दे दिया गया ये हमारा मतदान का अधिकार। इस पर काफी डिस्प्यूट भी हुए थे, संविधान सभा में काफी डिस्कशन चला था कि ये सबको देना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमको बहुत सारे अभी भी देखेंगे गांव में डिस्कशन होता है चाहे शहरों में, ये मतदान देकर सबको गलती की गई है। क्योंकि बहुत सारे जो है पॉलिटिशियन जो है, जो व्यक्ति वनरेबल ग्रुप है, संवेदनशील ग्रुप है, जो पढ़े लिखे नहीं है, उनको पैसे से देकर वो जो होती है वोट को खरीद लेते हैं। उसके उनको जो एक्चुअली जो होती है वोटिंग राइट, वो उस मीनिंग को समझ लोग जो नहीं समझते हैं, वो पैसे पर या शराब दारू या किसी भी तरीके का प्रलोभन में आकर वो उनको मतदान कर देते हैं, जिसके कारण जो हमारा डेमोक्रेसी खतरे में आ सकता है। ये खैर इसका क्रिटिसिज्म है, लेकिन ये देने के अधिकार से ये पता चलता है कि सबको एक मत देने का बराबर अधिकार है। सब लोग एक मत दे सकते हैं अपने किसी भी मनचाहे कैंडिडेट को, वो अपने अधिकारों को प्रयोग करके अपने नीति निर्माता को वो सिलेक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो टॉपिक्स है, इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स है, उसको देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 13 नंबर, एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप।
भारत के संविधान की विशेषता है कि यहाँ पर जो नागरिकता है एकल नागरिकता है, क्या यानी एकल नागरिकता का मीनिंग होता है कि कोई भी देश है, कोई भी राष्ट्र जब उसके जो नागरिक हैं उसके पास केवल एक नागरिकता होती है, यानी देश की नागरिकता होती है, ना कि राज्यों का भी। जैसे यूएसए में क्या होता है कि वहां पर ड्यूअल सिटीजनशिप है, यानी दोहरी नागरिकता है। वहां के जितने भी नागरिक हैं अमेरिका के, उनके पास स्टेट का और सेंटर का, दोनों का, यानी देश का दोनों का जो है नागरिकता वहां पे मिलती है। राज्यों के साथ साथ राष्ट्र का भी सिटीजनशिप होता है। तो ये हमारे संविधान की एक विशेषता है, यहाँ पर जो है एकल नागरिकता दी हुई है। ऐसा इसलिए था कि जब हम लोग आजाद हुए थे तो उस समय लगभग 595 जो थे इंडिपेंडेंट स्टेट थे, उसमें से मान लीजिए अप्रोक्स 300 राज घराने थे और स्टेट से वो थे। तो अगर इतने नागरिकता दी जाती तो काफी मिसमैच होने की संभावना थी, या उनके अपने अपने रेगुलेशन बहुत ज्यादा हो जाते। इसके कारण जो है हमको दिक्कत काफी हो सकती थी इन फ्यूचर। जो हम लोग का डिवीजन के करके गए थे ब्रिटिशर्स, उसका परिणाम हम लोग को देखने में मिल जाता। दुष्परिणाम सॉरी, उसको देखते हुए हमारे यहाँ देश में क्या किया गया, सिंगल सिटीजनशिप दिया गया। जो बॉर्डरिंग स्टेट भी है उनके लिए भी ये प्रॉब्लम हो जाती। सेंटर को मैनेज करना ये मुश्किल हो जाता है कि किसी भी देश के जो है नागरिकता, जैसे अभी चलता है कि जितने भी रोहिंग्या हैं सब पॉलिटिकली मान लीजिए, तो बांग्लादेश के वेस्ट बंगाल में ये जो रोहिंग्याज हैं और बांग्लादेशी हैं, इनको सिटीजनशिप अगर ऐसा होता ड्यूअल सिटीजनशिप, तो महात्मा गांधी की सरकार के द्वारा ये दे दिया जाता। तो ये काफी जो डिस्टर्बेंस पैदा होता है, इंटरनल कंफ्लिक्ट पैदा होता है देशों में, ये हो सकता था। इसको देखते हुए हमारे जो संविधान निर्माता थे वो काफी मतलब दूरदर्शी सोच वाले थे। तो इन चीजों को देखते हुए उन्होंने सिंगल सिटीजनशिप को अप्लाई किया। नेक्स्ट अगर बात करें तो हमारे देश में बहुत सारे इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं। तो हमारे संविधान को चलाने के लिए अलग 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 बॉडीज को डेवलप किया गया, इनका निकाय को स्टैब्लिश किया गया। इससे क्या फायदा होगा कि जो जैसे मान लीजिए एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है और जुडिशियरी है, इन सब तीनों के मिलकर हमारा सरकार बनता है। यदि इनमें किसी तरह का करप्शन का किसी भी तरह का चार्जेस लगता है तो उसको देखने के लिए कौन हो गया आएगा, उसके लिए इंडिपेंडेंट बॉडीज का होता है। उसके बाद अलावा बात करें तो हम लोग जो प्रिपरेशन करते हैं बच्चे, उनके लिए भी है कि मान लीजिए कोई एग्जाम देते हैं, उनके लिए भी किसी तरीके का उनका प्रॉब्लम ना है और सरकार का इंटरफेरेंस बहुत कम हो, तो उसका निर्माण किया गया। जैसे अगर बात करें इंडिपेंडेंट बॉडीज में, तो सीएजी और यूपीएससी है। तो सीएजी का ये करता है काम, कंट्रोल ऑडिटर जनरल, कि ये सरकार की जितने भी वित्तीय है चीजें हैं उनकी समीक्षा करता है। यानी सरकार जब आती है जितनी भी खर्च करती है अपने कार्यकाल में, या वित्तीय बजट में जो भी उसके द्वारा तैयार करके पब्लिश किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा गजट निकाला जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो खर्च कर रही है या नहीं कर रही है गवर्नमेंट, उसकी भी देखरेख करने के लिए क्या है सीएजी, उनके द्वारा जितने भी खर्च किए गए हैं वो नियम पूर्वक खर्च हुए हैं या कितने खर्च हुए कितने नहीं हुए हैं, उनका वो फंड के बारे में जान सकते हैं। यानी जो हम लोग आम पब्लिक है जिन्होंने काफी हार्ड मेहनत करके ये टैक्स को टैक्सेशन सिस्टम में अपना योगदान करते हैं, देश के तरक्की के लिए योगदान करते हैं, तो उनके पैसे का मिसयूज ना हो, इसके लिए सीएजी का स्टेब्लिश किया गया। वैसे हम लोग देखेंगे बहुत सारी इंडिपेंडेंट बॉडी है, जैसे इलेक्शन कमीशन है, फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराने के लिए इसका है, यूपीएससी है, बीपीएससी है। ऐसे जो बॉडीज है, यूनाइटेड पब्लिक सर्विस कमीशन, सॉरी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये जो है एग्जामिनेशन बॉडी है जो भारत सरकार के जितने भी काम करने वाले कर्मचारी हैं उनके लिए ये सिलेक्शन का काम करती है। या दो स्टेट भी अगर इनको रिकमेंड करते हैं तो ऐसा भी ये भी कर सकती है। तो ये जो है स्वतंत्र निकाय के तौर पे काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे निकाय हैं, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। इसके अलावा बात करें 15 नंबर, तो आपातकालीन प्रावधान इमरजेंसी प्रोविजन है, जो भाग 18 के अंदर आता है, जो हम लोग ने पहले भी देखा था आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक। यानी इसमें 3 तरह के इमरजेंसी प्रोविजन किया गया है, आंतरिक, बाह्य और वित्तीय। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन से बाद में डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा बात करें तो भारत में जो है त्रिस्तरीय सरकार का व्यवस्था किया गया है। केंद्रों में, राज्य में और पंचायतों में 3 तरह के सरकार स्टेब्लिश की गई है। तो केंद्र में कैसा सरकार होगा, इसके अलावा राज्यों में क्या होगा, पंचायतों में क्या होगा, कैसी सरकार काम करेगी, जो लोकल बॉडीज होती है जो ग्रामीण और शहरी दोनों में काम करती है, ये पंचायतों का काम है। ठीक, इसके अलावा बात करें तो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हमारे कैसे होता है,
ये हमारे जो 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इसको हम लोगों ने देख लिया। जो हमारे संविधान के बेसिक फीचर है उसको हम लोगों ने समझ लिया। इसी के बेस पर हम लोग का पूरा संविधान को पढ़ना है। और बात करें देश में तो किस तरह की सरकार होती है, तो दो तरीके की सरकार हो सकती है। पहला तो एक एकात्मक प्रणाली के वाली सरकार हो सकती है और दूसरा हो सकता है संघीय प्रणाली वाली। तो इनकी कुछ विशेषताएं हैं कि एकात्मक प्रणाली किसको बोलते हैं और संघीय प्रणाली वाली सरकार को किसको बोलते हैं। एकात्मक प्रणाली की अगर विशेषताओं की बात करें तो ये मुख्यतः देखने को मिलता है यूके जैसे देशों में, और फिर संघीय प्रणाली वाले की बात करें तो यूएसए में देखा जाता है। तो इसका बीच का मिलता जुलता है इंडिया। इसमें देखें तो एकात्मक प्रणाली में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चीज है, तो एकल सरकार की व्यवस्था होती है। इसमें एक ही सरकार जो है काम करती है, ठीक। इसमें कोई भी स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट नहीं होती है, केवल सेंट्रल लेवल पर ही बॉडी होती है और उसके सबऑर्डिनेट्स इसमें काम करते हैं। संविधान इसका लिखित होता है और अलिखित भी हो सकता है एकात्मक प्रणाली वाली सरकारों में। जैसे इसका बात करें तो लिखित संविधान वाले बात करें कि बहुत सारे कंट्री है, जैसे श्रीलंका जिसमें लिखा हुआ है यूएसए, ठीक। इसके अलावा बात करें तो चाइना जो है, इसका ये हल्का सा पार्ट देखने को मिलता है श्रीलंका और यूएसए में प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। और चाइना जो है पूरी तरह से एकात्मक प्रणाली वाली सरकार है, जैसे नॉर्थ कोरिया है। इसके अलावा बात करें तो रशिया, रशियन फेडरेशन, ये तीन जो है इसका बेस्ट एग्जांपल है। इसके अलावा बात करें तो शक्तियों का बंटवारा जो है इनके बीच में एकात्मक प्रणाली में नहीं होता है, ठीक। इसके अलावा बात करें संविधान की सर्वोच्चता इनमें हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए चाइना में संविधान के थ्रू काम करते हैं लेकिन नॉर्थ कोरिया में नहीं। यहाँ पर क्या चलता है, यहाँ पर किंगडम है, जो राज्य घराने हैं उनके द्वारा इसको पूरे कंट्री को गवर्न किया जाता है। इसके अलावा बात करें संविधान की लचीलापन भी हो सकता है और कठोरता भी हो सकती है। उसमें संविधान में संशोधन के जो भी तरीके हैं वो काफी इजी वे में भी हो सकते हैं और कठिन वे में भी हो सकते हैं। उसके अमेंडमेंट करने के जो तरीके हैं वो लचीला और कठोर भी हो सकता है। न्यायपालिका स्वतंत्र और अस्वतंत्र भी हो सकती है। ये इसकी काफी इंपॉर्टेंट है ये विशेषताएं जो है। ये जो देखने को मिलता है जो संघीय प्रणाली में ऐसा नहीं होता है। विधायिका जो होती है द्विसदनीय भी हो सकती है और एकल भी हो सकती है। ये हमारा एकात्मक प्रणाली की सरकार जो होती है उसमें हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करें जो संघीय प्रणाली वाली सरकार है, ठीक है, जैसे इंडिया में भी, तो इसमें लिखित एक संविधान होता है। इसका लिखित संविधान के अलावा कोई भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म होती है स्टेट गवर्नमेंट उसके बाहर वो काम नहीं कर सकती है। ये संविधान के दायरे में ही रहकर काम करेगी। इसका मीनिंग यही है कि इसके लिखा हुआ संविधान है उसी के अकॉर्डिंग आपको एक्ट करना है, उसी के अकॉर्डिंग अपने देश की तरक्की करनी है, न कि अलिखित तरीके से यानी मौखिक तरीके से कुछ नहीं चलता है। हालांकि इसका भी कुछ एक्सेप्शन है, हम लोग जब डिस्कशन करेंगे डिटेल में उसमें देखेंगे। बहुस्तरीय सरकारें होती है, जैसे हम लोगों ने देखा इंडिया में जो है केंद्र और राज्य की सरकार, उसके साथ पंचायतों में इस तरह के सरकार भी है। कहीं कहीं 2 स्तरीय भी है, कहीं कहीं 4 स्तरीय भी सरकार देखने को मिलती है। कठोर संविधान का पालन होता है। संविधान का जो है कठोरता से पालन होता है और इसमें संविधान में संशोधन जो है वो काफी कठिन हो सकता है। इसमें इंडिपेंडेंट जुडिशियरी होती है, जैसे हमारे देश में है। इसमें जो है ये जो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, यूएसए में इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है। इसके अलावा बात करें शक्तियों का पृथक्करण होता है, यानी राज्यों में और केंद्रों में जो शक्तियां होती है उनकी अलग अलग से डिफाइन कर दी गई है, किसी भी तरीके का किसी टकराव ना हो। इनको देखते हुए शक्तियों का पृथक्करण इस संघीय प्रणाली की विशेषता है। संविधान की सर्वोच्चता होती है, संविधान से ऊपर कोई नहीं होता है, ठीक। न प्रधानमंत्री, न राष्ट्रपति, न कोई भी सिटीजन इससे ऊपर नहीं हो सकता है। इसके अलावा बात करें तो द्विसदनात्मक विधायिका होती है, जैसे हमारे सेंटर में देखें तो लोकसभा और राज्यसभा, वैसे ही बहुत सारे स्टेट जो है वहाँ पे विधायिका में क्या है विधानमंडल है, उसके अलावा भी विधान परिषद की बात की गई है। तो ये रहा हमारा थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन, जिसमें हम लोगों ने फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखा। उसके बाद में गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है पूरे विषय में उसके बारे में जाना। तो इस तरह से देख लीजिए, और इसके बारे में अगर किसी भी तरीके का डाउट आती है तो हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, जिसमें आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।